Hello and welcome to Aurora Northeast Academy. बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये प्रसिद्ध कविता आप सबने सुनी होगी। तो हमारा टॉपिक भी उसी से जड़ित है आज। Our topic today is the revolt of 1857. हम ट्राई करेंगे कि इसका इम्पैक्ट, इसका रीजंस, causes, impact, the nature of the revolt, the various centers at which the revolt broke out, the important leaders involved in the revolt, ये सब हम डिस्कस करेंगे. Let's get started. So that's our topic today, revolt of 1857. Revolt of 1857. हम क्या क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन लिख लेते हैं. सबसे पहले we'll start with causes. क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसे इतनी बड़ी घटना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में घटित हुई, द रीजंस बिहाइंड, कॉजेस हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, एंड एसोसिएटेड लीडर्स. ये हो गया आपका. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रिवोल्ट. हम थोड़ा डिटेल में है. We'll briefly talk about the nature of the revolt, but the British reaction to the revolt is more important. तो impact of the revolt भी हम देखेंगे. Impact of the revolt of 1857. ब्रिटिश हुकूमत की नेचर में क्या तब्दीलियाँ आई 1857 के बाद, उनका इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चेंजेस आया, उनका सोशल स्फीयर में क्या चेंजेस आया, उनका मिलिट्री में क्या कुछ चेंजेस ब्रिटिश हुकूमत लेके आई, उसके बाद लेजिस्लेटिव स्फीयर में क्या चेंजेस लेके आए. वी विल लुक इनटू इट वन बाय वन. देखिए, कुछ घटनाएं हम लिख लेते हैं. वी कैन इनकॉर्पोरेट इट अंडर द हेडिंग द स्कीम ऑफ द रिवोल्ट. तो रिवोल्ट हुआ कैसे. कुछ जगह रिवोल्ट पहले it broke out initially and slowly the mutiny reached Delhi. विद्रोह जिन्होंने किया वो सैन्य धीरे धीरे दिल्ली तक चले गए और फिर दिल्ली में जाके उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया. आपको ये याद रखना है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 घटित हुआ तब ब्रिटिश इंडिया में 3 रेजिमेंट थे. आप याद रखिए कि इसको सिपोय म्यूटिनी भी कहा जाता है. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर वेदर वी एक्सेप्ट द आर्गुमेंट दैट ये सिर्फ एक सिपोय म्यूटिनी थी. ब्रिटिश हुकूमत में तब 3 टुकड़ियां थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे. आपको ये याद रखना है इन तीनों टुकड़ियों में से it was the Bengal regiment. Out of the 3 regiments, Bengal, Bombay and Madras, it was the Bengal regiment that revolted against the British government. This is what you have to understand. I'm writing it. It is the Bengal regiment that revolted.
फिर मंगल पांडे का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो स्कीम और जो इंसिडेंट्स है उनकी उसके अंदर आएगा मंगल पांडे। रिवोल्ट, उसके बाद मीरठ में सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। और फिर ये दिल्ली तलक की आग, जो मेरठ और मंगल पांडे ने जो आग जलाई थी, ज्यादा देर नहीं लगा, ये आग दिल्ली तक पहुंच गया। जो जिन्होंने विद्रोह किया, दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज द मुगल एम्पायर। आपको ये याद रखना है कि बहादुर शाह जफर वॉज एन एजेड पर्सन। जब ये सब हो रहा था, इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो रहा था, he was not at all in a capacity to lead the movement, to lead the revolt, but मुगल बादशाह का एक हैसियत था, मुगल बादशाह का एक सिंबॉलिक प्रेजेंस था जब, और इसी का यूज किया ताकि ये रिवोल्ट सिर्फ एक छोटा सा विद्रोह ना दिखे, ये रिवोल्ट सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ना दिखे, इसको ऐसे इस तरह से पेश किया गया है कि इट कुड चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इट कुड शेक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और हम देखेंगे कि इस विद्रोह ने ऐसा ही किया। There was a time when the British East India Company had to ask for help। 50,000 सोल्जर्स ब्रिटिश सेना लेकर विद्रोह दमन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। तो मोर और लेस ये विद्रोह दमन, इसको दमन कर लिया गया सक्सेसफुली। द ब्रिटिश कुड सप्रेस द रिवोल्ट, बट आने वाली जो भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको ये इंस्पायर करके चली गई, उसमें एक ये आग लगा के चली गई। एंड वी विल सी कि कैसे 1940 की दशक में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ था, कैसे इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन हुआ था। तो डेफिनेटली दोज फ्रीडम फाइटर्स टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिवोल्ट। तो हम देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ा ये रिवोल्ट। तो 3 रेजिमेंट थे, बंगाल रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बॉम्बे रेजिमेंट। इन तीनों रेजिमेंटों में से सिर्फ बंगाल रेजिमेंट ने ही विद्रोह किया। अब आइए, भारत में तो राजा रजवाड़े बहुत थे तब। क्या राजाओं ने या फिर रानियों ने, प्रिंसली जो हाउसेस थे, क्या उन्होंने इस रिवोल्ट का साथ दिया? विल लुक इनटू इट। तो पहला जो नाम आपके सामने आता है वो नाम है नाना साहब। आई एम राइटिंग इट, नाना साहब का नाम। दूसरा नाम सुभद्रा कुमारी की जो कविता मैंने पढ़ी, रानी लक्ष्मीबाई। इन दोनों नाम पे आप गौर कीजिए। नाना साहब was the adopted son of पेशवा बाजीराव सेकंड। तो उनका पावर सेंटर कहाँ था? सतारा was the पावर सेंटर। तो ब्रिटिश का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी says that only the biological offspring son, only the biological son will be able to inherit the throne. The adopted sons will not be eligible to inherit the throne. इंडियन रूलर्स का अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो वो अपने पिता का कुर्सी नहीं संभाल सकता। तो नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई के केस में भी वही सीन है। उनका जो एडॉप्टेड सन है, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू लेजिटिमाइज हिज रूल। तो नाना साहब कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से, they decided to revolt।
तो बाकी राजाओं को भी ये मैसेज गया कि प्लीज ज्वाइन हैंड्स विथ अस। जैसे बॉम्बे रेजिमेंट या फिर मद्रास रेजिमेंट में भी ये मैसेज गया होगा कि बंगाल रेजिमेंट की जो सिपाहियों ने विद्रोह किया उनके साथ आप हाथ मिलाइए, लेकिन दैट वाज नॉट द केस, ये हुआ नहीं। तो हम कुछ पावर सेंटर्स देखेंगे, जैसे हमने कानपुर में देख लिया, झांसी में देख लिया, ऐसे ही आरा में किन्होंने लीड किया, जैसे कि फैजाबाद में किन्होंने लीड किया, लखनऊ हु वाज लीडिंग। क्या आप बता सकते हैं लखनऊ में कौन सी हस्ती थी हु वाज लीडिंग द रिवोल्ट? इट वाज बेगम हजरत महल। आई एम राइटिंग इट। तो इन दिस वे बहुत सारे सेंटर्स में ये विद्रोह इट ब्रोक आउट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट it had to toil a lot, it had to work hard to suppress the revolt. कुछ कुछ जगहों पे विद्रोह को दमन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स भेजे गए, जैसे दिल्ली में विद्रोह दमन करने के लिए दो ऑफिसर्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स का नाम मैं बता रहा हूँ। एक का नाम है, आप लिखिए, ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आउटरम। दूसरा है हडसन। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आउटरम और हडसन के नाम पर दो लेन है, दो कॉलोनीज है दिल्ली में। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, यू विल नो इट, कि आउटरम एंड हडसन लेन आर प्रेजेंट and still exist in Delhi, and it is quite surprising that the two British officials responsible for suppressing the revolt of 1857 still find their name being preserved, being cherished and celebrated in North Delhi. So it definitely surprising. देखिए, फिर से हम बहादुर शाह जफर के वहां चलते हैं। The Indian soldiers who revolted, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना, लेकिन he was an aged person, he could not lead the revolt. असली जो पावर सेंटर रिवोल्ट ऑफ 1857 में था, वो एक्चुअली एक 10 मेंबर कमेटी के पास था। इट वाज a 10 member committee. It consisted of both civilian and military officials. And it was headed by Bakhtawar Khan. Bakht Khan, हम लिख ले रहे हैं। एक्चुअल पावर इस 10 member कमेटी के पास था। तो we should take into account this important fact. ये आपसे पूछा जा सकता है as a statement. One thing I would like to advise you is कि आप superlatives याद रखना थोड़ा बंद कीजिए। Who is the greatest? Who is the youngest? What is the largest? What is the smallest? The Public Service Commission exams are trying to nullify these memory-based questions. आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सिंपल स्टेटमेंट्स, एकदम जनरल एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा एंड यू विल बी शॉक्ड, आपने तो ये पढ़ा ही नहीं। दरअसल आपका जो द नेचर ऑफ योर प्रिपरेशन वाज फॉल्टी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आपने वो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, यही सब आप रट के गए, वहाँ पे क्वेश्चन आ गया एक सिंपल सा स्टेटमेंट, आपने तो वो कहानी ही मिस कर दिया पूरा। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द स्टोरी, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको ऐसे ही याद रहेगा इन केस यू रिमेंबर द स्टोरी। ये 10 मेंबर कमेटी को इसका नाम आप याद रख सकते हैं, जलसा
ए फौजी और मुल्की, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेचर ऑफ द रिवोल्ट हम आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। और तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि तीनों रेजिमेंटों ने रिवोल्ट नहीं किया, सारे राजाओं ने हेल्प नहीं किया, तो इन दैट सेंस इट स्टेड, इट वाज कन्फाइंड, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन मुगल बादशाह को जब अपना लीडर मान लेते हैं तो वो एक सिंबॉलिक जेस्चर था ये कि वी हैव अ पैन इंडिया अपील, एटलीस्ट अगर प्रेजेंस भी ना हो, एक पैन इंडिया अपील बनाने के लिए ये सब किया होगा। आते हम डायरेक्टली अब कॉजेस पे, कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इमीडिएट कॉज का, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? एनफील्ड राइफल इमीडिएट कॉज में एनफील्ड राइफल का जो इस्तेमाल किया गया था, बताया जाता है कि इसमें गाय और सुअर, इसके कारतूस की चैम्बर में गाय और सुअर का मांस था, एंड द सोल्जर्स हैड टू बाइट इट टू ओपन। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट। लेकिन क्या एक ब्रिटिश हुकूमत, इतना शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करने वाला एक रिवोल्ट, इस घटना से, सिर्फ इस घटना से क्या प्रभावित हो सकता है? Only because of this can a revolt of the scale of revolt of 1857 could not have happened. Historian Essenson लिखते हैं कि the revolt was inherent in the very structure of the British government. ब्रिटिश हुकूमत का जो स्ट्रक्चर था, डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रक्चर था, रेसिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन था, मिशनरी लोगों का कन्वर्शन का जो प्रैक्टिस था, ये सब अपनी हुकूमत में इनहेरेंट था, इट वाज प्रेजेंट देयर, और उसमें बस एक माचिस चाहिए थी। इट वाज जस्ट इन वेट ऑफ स्पार्क, और वो स्पार्क एनफील्ड राइफल का जो घटना हुई उससे मिल गया। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जिस एनफील्ड राइफल को इमीडिएट कॉज माना जाता है, द सोल्जर्स एक्चुअली यूज द एनफील्ड राइफल ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो ये कैसे हो सकता है कि रिवोल्ट के टाइम जो कॉज है सोल्जर्स जिसके कारण विद्रोह किए, वही कॉज वो यूज कर रहे हैं रिवोल्ट के दौरान? जो डेफिनेटली देयर वर सम डीपर रीजंस, definitely there were some deeper concerns that led to or that precipitated into the revolt of 1857. एनफील्ड राइफल में आप इसको लिखिए कि काउ एंड पिग का जो इशू है, आई एम राइटिंग इट इन एरो फॉर्म ताकि आपको याद रहे। बाइट इट ओपन अगेंस्ट religious sentiments of the Hindus and Muslims। तो ये तो हो गया इमीडिएट कॉज। उसके बाद मैंने कहा कि सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता, देयर वर सर्टेन इनहेरेंट रीजंस, स्ट्रक्चरल रीजंस, जिसके कारण अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी रेडी हो रहा था। तो वो रीजंस क्या है? इसको आप लिख सकते हैं एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे एक्टिविटीज ऑफ कन्वर्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। भारतीयों की जो सांस्कृतिक जो प्रैक्टिसेस है उसमें इंटरफेयर करने लगे, खास करके 1813 के बाद ब्रिटिश मिशनरीज को धीरे धीरे
खुली छूट मिलने लगी, and they started their conversion practices. So this was a reason, a point of agony for the Indians who held their culture with reverence. और क्या मिलिट्री रीजंस में आप देखिए, मिलिट्री रीजंस में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये एक रीजन है कि पोस्टिंग वगैरह या फिर प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन, मिलिट्री में तो रेसिज्म तो इनहेरेंट है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंडियंस कुड नॉट गेट द प्रमोशन, लोअर पे, उनका वेतन भत्ता वगैरह ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तुलना में बहुत कम थे। फिर अगर विदेश में पोस्टिंग हो गया तो वहां भी आपको जाना पड़ता था, और तब माना जाता था कि अगर इफ यू क्रॉस द सी तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। दीज वेयर रीजंस ऑफ कंसर्न, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न फॉर इंडियंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया बंगाल रेजिमेंट से, दिस सोल्जर्स वे नथिंग बट पेजेंट इन यूनिफॉर्म। और ब्रिटिश सरकार का पेजेंट के प्रति क्या, व्हाट वाज, हाउ डिड इट बिहेव विद द ब्रिटिश, विद द पेजेंट्स? ब्रिटिश का एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या था? एक्सट्रीमली हाई लैंड रेवेन्यू। आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, राइट वारी सिस्टम। इनमें आप देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था? बहुत ज्यादा हाई था। तो दिस सोल्जर्स were recruited from the very society the British was exploiting. So how can we expect कि the soldiers will be very grateful to their recruiter? This cannot be the case. ये आप लिखिए, soldiers were peasant in uniform. तो आप एक समाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो विथ फुल पोटेंशियल, जितना एक्सप्लॉइट करना था आप सब कर रहे हो। फेमीन was a recurring event. ब्रिटिश इंडिया में फेमीन बार बार होता रहता था, कैजुअलिटी बहुत हाई था। उसी समाज से आप, यू आर रिक्रूटिंग योर सोल्जर्स, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सोल्जर्स विल बी वेरी ग्रेटफुल, आपके प्रति वफादार रहेंगे? कैन यू रियली एक्सपेक्ट इट? द आंसर इज नो। फिर देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी की जो पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके कारण विद्रोह हुआ। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, बेगम हजरत महल। तो ये सब पॉलिटिकल रीजंस में आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके कारण नाना साहेब, इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई, दे रिवोल्टेड। उसके बाद देखिए आप एनेक्सेशन ऑफ अवध, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस। हमने इकोनॉमिक रीजंस भी देखा, सोशल रीजंस भी देखा, पॉलिटिकल रीजंस में ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, और भी बहुत सारे रीजंस है। आई एम राइटिंग द मेजर रीजंस। तो आई होप कि दिस थिंग्स आर क्लियर, क्या क्या रीजंस रहा होगा। तो more or less we have covered the preliminary portion, जो कि एग्जाम में एटलीस्ट एपीएससी की लेवल में आई थिंक इट विल बी एनफ प्रीलिम्स की लेवल पे, बट स्टिल वी विल डिस्कस
a bit about the response of the British government. ब्रिटिश हुकूमत ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस विद्रोह के कारण. जैसे कुछ ऑफिसर्स के आप नाम लिख लीजिए, जैसे आउटरम हो गया, हडसन हो गया, कैम्पबेल हो गया, ओनील हो गए. These were sent to various places to suppress the revolt and they successfully did so. लीडर्स के नाम याद रखिए. लखनऊ में कौन थे, इलाहाबाद में कौन थे, आरा में कौन थे, झांसी, कानपुर वगैरह में कौन थे. तो important centers and the leaders associated with it. So these are the things that you have to remember. अभी हम लोग नेचर ना पढ़ के, नेचर इज मोस्टली अबाउट द मेन्स टॉपिक जहाँ पे कुछ एनालिटिकल चीजें आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, was the revolt of 1857 a spontaneous revolt, या फिर was it the first national war of independence. तो इसको आप एनालाइज करना पड़ता है. हम लोग मेंस के लिए we will look into it. अभी impact of the revolt of 1857 ये सब हम थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी फॉर प्रीलिम्स. देखिए, इम्पैक्ट में सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. और 1813 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑलमोस्ट पावरलेस बिकॉज इंग्लैंड में और सारी कंपनियों का उभार हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नो लॉन्गर एंजॉय द मोनोपोली. तो अन्य कंपनियां भी इंडिया आ रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे 1813 से ही उसका मोनोपोली ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. एक दो आइटम्स को छोड़कर 33 में तो सब कुछ खत्म हो गया. एंड बाय 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसको कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का जो एक एंटिटी था, जो ट्रेडिंग कंपनी बोल के आए थे लेकिन एक एम्पायर एस्टेब्लिश करके 100 साल तक जिन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के एंटिटी को एबॉलिश कर दिया गया. एंड द रूलिंग पावर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया. सो बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन, rule of East India Company came to an end. And the British rule passed on to the parliament. अब डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन अफेयर्स को गवर्न करने लगी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के एक पोस्ट बना दिया गया. और दैट्स हाउ थिंग्स. ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज है एंड आई थिंक वी शुड मेक नोट ऑफ इट. दूसरी चीज जो सोशल स्फेयर में हुई वो है कि आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब चीजें सोशल लेजिस्लेशन में बहुत एक्टिव थे. गवर्नर जनरल्स 1920 की सदियों में या फिर 40-50 की सदियों में ब्रिटिश एंजॉय इंटरफेयरिंग इन इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस. सती एबोलिशन एक्ट कहे, विडो रीमैरिज एक्ट कहे, तो इट वाज ऑन स्टेरॉइड. ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हाइपर एक्टिव whenever it used to get chance to intervene or interfere in Indian cultural practices, it would do so. डेफिनेटली कुछ रिफॉर्मर्स का हेल्प लिया होगा, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस. और ये ट्रेंड अब 1891 तक दिखेंगे या फिर 1891 तक दिखेंगे जब एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का मुद्दा उठा. उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड to intervene or interfere in any of Indian cultural practices. So what I am saying is a very important point. Please make a note of it. British
government refrained from interfering in cultural practices of Indian। जैसे कि आप इसमें लिख लीजिए सती एवोल्यूशन एक्ट। और भी लिख सकते हैं विडो रीमैरिज एक्ट। लेकिन आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 1890s तक कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास नहीं होगा जिससे इंडियन कंजर्वेटिव्स या फिर इंडियन जो कल्चर को बहुत ऊपर रखते थे अपने जीवन शैली में, उनको अपसेट नहीं करना था। इट वॉज अ क्लियर कट मैसेज, डोंट अपसेट द इंडियंस। फिर से रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी घटना ना हो जाए। तो टिल द एज ऑफ कंसेंट बिल का जो कंट्रोवर्सी है, उससे पहले there was no attempt from the British government to intervene or interfere in Indian cultural practices. और एक चीज है, the third important impact of the revolt of 1857 is the constitution of the Peel Commission. इससे क्या अचीव करना चाहते ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ था। द रेशियो ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स वाज नॉट फेवरेबल। उसको रेक्टिफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, द पील कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जैसे इंडियन सोल्जर्स ज्यादा हो गए उसके तुलना में ब्रिटिश सोल्जर्स के, तो उसको बैलेंस करने का सोचा पील कमीशन ने। दिस इज, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। उसके अलावा क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेस was introduced। जैसे कि सिख, गोरखा, इनको कहा गया मार्शल रेस है। दिस was an attempt to divide the Indians। कुछ रेसेस को मार्शल रेस कहा गया है। तो इट वाज अ प्लॉय और एन अटेम्प्ट टू डिवाइड द इंडियंस अमंग देमसेल्व्स। फिर इंडियंस को तोपखानों से दूर रखने का भी प्रयास था। तो these were the military attempts after the revolt of 1857। देखिए इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हम बताते हैं कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बाहर लोन लेना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बोरो हेवीली। और इसका रिपेमेंट कहाँ से होगा? इंडियन मनी से ही होगा, इंडियन एक्सचेकर से होगा, इंडियन ट्रेजरी से होगा। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ, इट वाज a clear cut example of drain of wealth। बाकी आप देखेंगे कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, उनको लगा कि नहीं, हम इंडियंस का जो रूल बुक है वो सही से समझ नहीं पाए, तो इट इंक्रीज्ड लीगल स्फीयर में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में कोले का 1860 का जो है इंडियन पीनल कोड, उसका शुरुआत आप देखिए, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। इंडियन पीनल कोड 1860। तो आप इम्पैक्ट देखिए, लेकिन एक इम्पैक्ट आप देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू होके यू कम डाउन टू द 1940s। 1940s में आप आ जाइए, तब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ, फिर इंडियन नेशनल आर्मी का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू बीइंग, फिर 1940s के दशक में हुआ। इस दौरान
एक्सेप्ट द रिवोल्यूशनरी फेसेस, वो भी हम पढ़ेंगे, भगत सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर मूवमेंट, वी विल कवर एवरीथिंग। 1857 से लेके 1940s का जो ये दो घटना मैं बोल रहा हूँ, इसके इस बीच द लीडरशिप ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पास्ड ऑन टू द मिडिल क्लास। 57 में सिपॉय म्यूटिनी, और फिर देखिए फिर से रिवोल्ट हो रहा है, मिलिट्री रिवोल्ट, नेवी रिवोल्ट। इसके बीच यू कैन से 1885 ऑनवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर you can say the dominance of the moderates, thereafter it passed on to the extremist section within Congress. फिर देखेंगे आप गांधीयन इरा, उसके बीच रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होता रहा, लेकिन जो मेन स्ट्रीम फ्रीडम मूवमेंट था दैट स्टेड in the hands of the middle class. So the middle class, the movement, India's freedom struggle and its leadership passed on to the hands of the middle class. More or less we have covered the revolt of 1857. I hope कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने सिर्फ नेचर ऑफ द रिवोल्ट जो है उसको छोड़ा है बिकॉज इट इज मीन स्पेसिफिक, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है हिस्टोरियंस का, वो मेंस में पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है उनका। तो मोर और लेस वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट सेंटर्स। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना, डिक्लेयर किया गया लीडर, लेकिन असली पावर जो था वो 10 मेंबर कमेटी का जो बॉडी था बख्तावर खान उसके पास थी। फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स, कानपुर में कौन रिवोल्ट कर रहे थे, राजा रजवाड़ों में से बहुत कम रिवोल्ट ऑफ 1857 में शामिल हुए, मिलिट्री रेजिमेंट में सिर्फ बंगाल रेजिमेंट का जो भारतीय सेना था दैट रिवोल्टेड, और British government heavily suppressed the revolt once it tried to attain some momentum. The government ensured that it had the necessary support. उसके लिए बाहर से सैन्य मंगवाया भी गया, 50,000 ब्रिटिश सेना बाहर से मंगवाया गया ताकि द रिवोल्ट कुड बी सप्रेस्ड। तो इमीडिएट कॉज क्या था? द इमीडिएट कॉज वाज द एनफील्ड राइफल विथ cow and pig meat, जो that went against Indian soldiers' religious sentiments. लेकिन this was only an immediate effect. It is interesting that the soldiers used this infant rifle while revolting against the British. उसके बाद हमने पढ़ा कि actually it was the discriminatory structure of the government itself that resulted in the revolt. For example, Indian soldiers को discriminatory सैलरी दिया जाता था, सैलरी भत्ता, या फिर उनका जो ड्यूटी लगाया जाता था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वगैरह, दिस वर डिस्क्रिमिनरी नेचर। उनका प्रमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। उसके बाद हमने कहा कि दिस सोल्जर्स वेयर बट पेजेंट इन यूनिफॉर्म, और ब्रिटिश सरकार का एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या था? विल लुक महलवारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट या फिर राइटवारी सिस्टम में एक्सट्रीमली हाई लैंड रेवेन्यू, और वही तो किसान परिवार से ही तो ये सोल्जर आ रहे हैं। तो इन केस वहाँ आप उनके घर में एक्सप्लॉइट कर रहे हो और यहाँ आप इफ़ यू एक्सपेक्ट कि वो ऐसे ही आपका शुक्रिया अदा करेंगे, तो आई थिंक दे वेर मिस्टेकन। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है डलहौसी की, उसके कारण एडॉप्टेड जो पुत्र थे उनका लेजिटिमेसी एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो दे रिवोल्टेड। जैसे कानपुर में नाना साहब
वो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के adopted son थे, but his rule was not legitimized. He was denied his pension. रानी लक्ष्मीबाई के जो adopted son थे, his rule was not legitimized. फिर लखनऊ में हम देखेंगे बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट किया। अवध में आप देखिए उसको भी एनेक्स कर लिया गया। वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू नहीं होता, लेकिन एक ऐसे ही एक आर्टिफिशियल रीजन बना दिया मिस गवर्नेंस का और उसको एनेक्स कर लिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्कीम ऑफ द रिवोल्ट कैसे बाहर से ऑफिसर्स या फिर सोल्जर्स बुलवाना पड़ा। They had to take support of the soldiers from outside to suppress the revolt. उसके बाद impact is also very important. The impact of the revolt of 1857. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी एक पावरलेस एंटिटी हो चुकी थी 1813 में। इट लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स मोनोपोली। उसके पास एकाधिकार नहीं था बिकॉज इंग्लैंड तब इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी हासिल कर चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नो लॉन्गर एंजॉय द मोनोपोली, दूसरे कंपनी को एंट्री देना था तो दे दिया। एंड बाय 1857 ये इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, तो द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड एंड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली। पहले कंपनी के द्वारा शासित होता था, अब डायरेक्ट होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के एक पोस्ट बना दिया गया। फिर क्या हुआ, सोशल लेजिस्लेशन करके, जैसे इंडिया का कल्चरल प्रैक्टिसेस गलत या सही हम बाद में डिबेट करेंगे इसके ऊपर, बट द इंडियंस हैड दिस कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द फॉर्म ऑफ सती, विडो remarriage was frowned upon. लेकिन because of the intervention of the British and Indian social reformers, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब कुछ legislations पास हुआ। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट ऑल टुगेदर। इसका एथिकल जो एंगल है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन नॉनदलेस द ब्रिटिश इंटरवीन्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस में ब्रिटिश इंटरफेरेंस बंद हो गया, और हम देखेंगे कि ये सब इंटरफेरेंस बंद ही रहा। कब तक बंद रहा? 1890s, 1891 में जब एज ऑफ कॉन्सेंट बिल का एक कंट्रोवर्सी आएगा, हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तब तक भारतीयों के कल्चरल प्रैक्टिसेस में द ब्रिटिश डिड नॉट इंटरवीन। नेक्स्ट एक कमेटी गठन किया गया, पील कमीशन। क्या देखा गया कि इंडिया की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये फेवरेबल नहीं था ब्रिटिश के लिए, नंबर्स फेवरेबल नहीं था, इंडियन सोल्जर्स को रिवोल्ट एनी टाइम, तो इसको रेक्टिफाई करने का एक इरादा था। दूसरा है कि इंडियंस को तोपखानों से दूर रखा जाए। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेस लगाया गया, कुछ इंडियन जातियों को मार्शल रेस बना देंगे। सो इट वाज अ प्लॉय, डिवाइड एंड रूल का एक प्लॉट था, और कुछ नहीं है। फिर हम देखेंगे कि कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, उसके बाद 1860s में इंडियन पीनल कोड आ गया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि द लीडरशिप ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास। और 1940 के दशक तक यही ट्रेंड रहेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते रहेंगे, लेकिन इन द मेन स्ट्रीम वो मिडिल क्लास के ही पास रहेगा। 1885 में after the formation of Indian National Congress, this will be the trend till the formation of Indian National Army, Royal Indian Navy mutiny, ये दो अपवाद छोड़कर। तो more or less we have covered the revolt of 1857. क्या इसको एक फेलियर माना जाएगा? Was it a failed attempt to overthrow? हाँ, उसका अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश हुकूमत को हटाना था, तो इमीडिएटली तो हम यही बोलेंगे कि इट फेल। बट जब भी हम पढ़ेंगे 1910 ये सब में, अब 20वीं सदी की शुरुआत में जो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स रहे, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस मूवमेंट, and definitely it inspired the Indian National Army, the Royal Indian Navy mutiny. So
और ये फिर द चेंजेस, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो रूल का ही खात्मा हो गया, इस रिवोल्ट ने एंड कर दिया। तो outrightly, it was definitely not a failure. It was just the beginning of a long struggle for India's freedom that culminated in 15th August 1947. I hope कि आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा. So stay tuned and happy learning.